नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में सीएम धामी का भव्य स्वागत। बंदी छोड़ ब्रह्म निवास आश्रम में 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मेरे सपनों का उत्तराखंड अभियान को मिला जबरदस्त जन समर्थन। अभियान में 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने भेजे सुझाव। 140 श्रेष्ठ विचारों का होगा चयन। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस भाजपा के इशारों पर नहीं चलेगी, कांग्रेस नहीं गाएगी पूरा वंदे मातरम। रुड़की कावड़ पटरी पर 4 बाइकें भिड़ी, 3 की मौत। पहले तेज रफ्तार 2 वाहन टकराए, फिर 2 और चपेट में आई, 6 घायल, 1 गंभीर। उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से एनएच समेत 85 सड़कें बंद। आपदाओं में अब तक कुल 43 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार पहुंचे, यानी कि आज वो हरिद्वार पहुंचे, जहां पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम में आयोजित 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने पहले से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा। उन लोगों की सेवा करनी है जिनको जो है वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, आगे बढ़ने के लिए जिनको मार्गदर्शन चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको संस्कार चाहिए, वो सारे के सारे काम पूज्य महाराज वेदांताचार्य चित्तानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पूरे देश भर के अंदर हो रहा है। मैं तो आपकी उपस्थिति को साथ साथ प्रणाम करता हूं कि हमें ऐसे विभूति प्राप्त हुई है, ऐसे महामुनि प्राप्त हुए हैं, जिनका आशीर्वाद सच में इस कलिकाल में बहुत बड़ा एक जो दुर्लभ प्राप्त होने वाली वस्तु है, कहिए उनका आशीर्वाद, कहिए किसी रूप में भी कहिए, वो दुर्लभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू किए गए मेरे सपनों का उत्तराखंड अभियान को विद्यार्थियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रदेश भर के कक्षा 11वीं और 12वीं के 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने निबंध और सुझाव पोर्टल पर साझा किए हैं। विद्यार्थियों ने पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, पर्यावरण और सामाजिक विकास समेत कुल 8 प्रमुख विषयों पर उत्तराखंड के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विद्यार्थियों के अच्छे और व्यवहारिक सुझावों को प्रदेश की नीतियों और विकास योजनाओं में शामिल करने की दिशा में काम किया जाएगा। अभियान के तहत 140 श्रेष्ठ विचारों का चयन होगा। चयनित विद्यार्थियों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद का अवसर मिलेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उनसे बातचीत कर उनके विजन को सुनेंगे। अभियान में निबंध जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है कि पार्टी की ओर से वंदे मातरम का पूरा गायन नहीं किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस भी अपनी केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन में उतर आई है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने वंदे मातरम को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या हम भाजपा के टट्टू हैं कि वह जो कहे हम वही करें। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का पालन करती है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार ही कांग्रेस अपने फैसले लेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है हम उस रास्ते चल रहे हैं। इस बार आप कहते भाजपा के लोग हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, कहते ना भाजपा, कह के देखे भाजपा हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, हम अंबेडकर के जनगण मन को नहीं मानते,
हम अम्बेडकर के बंदे मातरम को नहीं मानते। हिम्मत है भाजपा के किसी भी नेता में तो कह दे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। अब कैसे कह सकते हो भाई? जो हम वंदे मातरम में एज ए हरक सिंह रावत, मुझे तुम संस्कृत श्लोक करा लो, मुझे कथा करा लो, इनके बड़े बड़े प्रवचन वाले एक तरफ, इनके बड़े बड़े प्रवचन वाले आ जाए, एक तरफ हरक सिंह आ जाए, और जनता से पूछेंगे कि किसने जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इनके ये आ जाए। और कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबी होने का आरोप लगाते हुए सरकार को जमकर घेरा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मानसून से पहले बैठक कर अधिकारियों को सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि शहर की अधिकांश सड़कें बदहाल हैं और जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए फुटपाथ पर लगने वाली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कैनाल रोड से लेकर विधानसभा तक सड़कों की बदहाल स्थिति का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। 1200 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च करके इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य बड़ी जोर शोर से प्रदेश की सरकार ने किया था। और आज स्थिति ये है कि जब बारिश होती है, सड़कों पे आप चल रहे हैं, नदियों में चल रहे हैं या नालों में चल रहे हैं, आपको पता नहीं होता किस तरीके की सड़क बनती है कि एक बारिश में बारिश हुई और सड़क पूरी साफ नजर आती है। तो मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। आप 15 अक्टूबर, अभी मुझे याद है मॉनसून से पहले मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी और कहा था कि मॉनसून आने से पहले सारी तैयारियां कर लीजिए, सड़कें सही कर दीजिए, नदी नालों को साफ कर दीजिए, लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? क्लेमेंट टाउन में 2 सगी बहनें नाले में डूब करके मर जाती हैं। देहरादून की ईसी रोड पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और चीनी समेत जरूरी वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को विफल बताया। वहीं बीजेपी सह मीडिया प्रभारी विनय गोयल ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखा है। आम लोगों में महंगाई को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली है। पूरे देश में हाहाकार मचा है। जिस प्रकार से आम आदमी की जो उपभोग की वस्तु है चीनी, उस चीनी को जिस प्रकार से सरकार की गलत नीति के कारण 20 रुपया, पिछले 20 दिन भी नहीं हुए अभी, और 20 रुपया चीनी में बढ़ गया प्रति किलोग्राम। जनता को चीनी हराम हो गई है। 44 रुपए किलो, 42 रुपए किलो जो चीनी मिल रही थी, आज वो 65 पार चली गई है और आने वाले दिनों में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 70-75 रुपए पहुंच सकती है। ये हमारे मोदी सरकार की, इस देश की सरकार की गलत नीति के कारण। अगर आप विश्व भर में देखें तो खाने पीने की चीजों की गंभीर कमी हो गई है और उसके कारण से अनेकों स्थान पर उसके रेट बढ़े हैं। लेकिन हमारी सरकार ने देश में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। हर चीज यहाँ उपलब्ध है और मूल्य वृद्धि पर भी नियंत्रण किया है। चीनी के रेट देखो, गरीबों की तो चाय, कहावत है ना कि गरीबों की तो चाय होती है। अब वो चाय भी मोदी जी छीन रहे हैं गरीबों के मुंह से। तो इतनी महंगाई हो गई, कहाँ अभी 40 रुपए किलो चीनी थी और आप 60-70 रुपए पे पहुँचते हैं चीनी, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इतना हाहाकार मच चुका है कि लोग अब बोल रहे हैं कि बस अब मोदी सरकार से तौबा करने के लिए हुए हैं और इस बार उन्होंने मन बनाया हुआ कि कांग्रेस की सरकार को लेके आना है। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ने इस वक्त जो है पूरे देश में जो एक नीति बनाकर पब्लिक के सामने त्राही मची हुई है, हर चीज महंगी हो रही है। चीनी अभी जो है 42 रुपए 43 रुपए थी, अचानक 20 रुपए बढ़ा के उसको 64-65 रुपए पहुंचा दी। पेट्रोल जो है उसमें पुनर् मिला के उसमें मिलावट कर रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, स्कूटर खराब हो रहे हैं, पब्लिक में त्राही मची हुई है और मोदी जो है वो बिल्कुल चुप है। गृह मंत्री हर मामले में चुप है, कोई जवाब नहीं है। अगर कोई जवाब मांगता है तो वो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये उनके सामने जो बड़ी समस्या है उनको लेकर वो कभी भी देश।
देश भर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है और ये पहली बार नहीं हो रही है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान भी कई बार एसआईआर हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रक्रिया पर आपत्ति है तो निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन चुनाव में हार की आशंका होने पर कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती है। देखिए, एसआईआर मतदाता सूची में एक सुधारीकरण की एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची है उसमें सुधारीकरण के लिए किया एक अभियान है और ये पहली बार भी आयोजित नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में कई बार एसआईआर पूरे देश में लागू किया गया, ये प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन कांग्रेस को अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, किसी नाम पे उनको किसी विशेष वर्ग से भी कोई लगाव है, तो उसकी आपत्ति भारत निर्वाचन। देहरादून में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य केवाईसी की अंतिम तिथि 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने उपभोक्ताओं से असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन कई उपभोक्ताओं द्वारा प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण इसे बढ़ाया गया है। डीएसओ ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक केवाईसी न कराने पर गैस आपूर्ति बाधित हो सकती है। उपभोक्ताओं से उन्होंने कहा कि अपने गैस डिलीवरी बॉय के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर या अपनी गैस एजेंसी में जाकर केवाईसी करा सकते हैं। लंबे पीरियड से कराई जा रही है। अभी काफ़ी उपभोक्ताओं ने नहीं कराई थी, इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की थी। इसके बावजूद भी कुछ उपभोक्ता जेन्युइन उपभोक्ता रह गए थे, जिसका जो है इनपुट उनको मिला था भारत सरकार को, तो उसमें उन्होंने इसके लिए जो है 8-10 दिन का और पीरियड बढ़ाया है और इसे बढ़ा के अब 23 अगस्त 2026 अंतिम तिथि कर दी गई है। तो हमारे ज़िले में लगभग 7,16,000 उपभोक्ता हैं घरेलू गैस कनेक्शन वाले, जिनमें से करीब 5,66,000 लोगों ने ई-केवाईसी करा ली है और अभी भी 1.5 लाख लगभग घरेलू कंज्यूमर ऐसे रह गए हैं जिन्होंने अपनी। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के चकलुवा स्थित पूरनपुर में भाजपा नेता मनोज पाठक ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास पर संवाद किया। ग्रामीणों ने सड़क, मूलभूत सुविधाओं और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर अपने सुझाव रखे। मनोज पाठक ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि कालाडूंगी का विकास ग्रामीणों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने बेहतर सड़क, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ युवाओं के रोजगार, किसानों की आय, पर्यटन और महिला स्वावलंबन पर जोर दिया। भौरियाल जी के यहाँ मेरा बैठना हुआ, बहुत श्रेष्ठ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और जिस आत्मीयता से हमारी चर्चा हुई, इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कालाडूंगी विधानसभा के प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर किया जाए, और इस सब के लिए मैं धन्यवाद भी अदा करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मैं उनके पास जाने वाला हूं और उनसे आग्रह अनुग्रह भी रहेगा और बहुत अच्छा करके। उत्तरकाशी यमुनोत्री विधानसभा की विकास योजनाओं में कथित उपेक्षा और जिला योजना के भेदभाव के आरोपों को लेकर शुक्रवार को उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में जमकर सियासी गर्माहट देखने को मिली। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल हजारों समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक ने आरोप लगाया कि जिला योजना में यमुनोत्री विधानसभा के साथ विकास कार्यों को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल समेत कई जरूरी विकास कार्यों के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही।
और आज भी हमारे लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा यमुनोत्री का जनमानस रोड पे उतरकर यहाँ पर आया है। अगर इसका संशोधन नहीं होता है तो मैं यहीं धरने पे बैठूंगा। 4 साल हो गए, अभी तक हमें कोई निधि नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या चाहते हैं आप? गांव का विकास चाहते हैं। उत्तराखंड के रुड़की में तेज रफ्तार 4 बाइकों की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 6 युवक घायल हो गए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान बिजौली निवासी अयान, रहमतपुर निवासी राजू और अहमदपुर निवासी राजीव के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है। रुड़की और बाजूहेड़ी के बीच कावड़ पटरी रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसके बाद पीछे से आ रही 2 अन्य बाइकें भी हादसे की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। युवक सड़क पर गिर पड़े, बाइकों के हिस्से भी सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार देखने को मिली, बड़ी संख्या में राहगीर जुट गए। बाजपुर के तेलीपुरा क्षेत्र में नहर की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ सिंचाई विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने नहर किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। वहीं ग्रामीणों ने कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए कहा कि नहर की दूसरी तरफ सिंचाई विभाग की जमीन पर खेती की जा रही है, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग पर विभाग ने जमीन चिन्हित कर जल्द अतिक्रमण हटाने की बात कही। इसमें इन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए और चिन्हीकरण करके बताने के लिए हमसे कहा गया था। तो हमने 14 तारीख को 14 अगस्त 2026 को लेटर लिखा था। इसमें हमने एक संयुक्त टीम को गठन करके यहाँ पर चिन्हीकरण करने का कार्यक्रम किया था। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग की टीम, सिंचाई विभाग की टीम और पुलिस विभाग को हमने इसमें सम्मिलित किया है। हमने आज दिनांक को नहर के जहाँ पर मेन रोड है वहाँ से लेके यहाँ राम सिंह के घर तक जो भी मतलब मुख्य चीजें हैं उनको चिन्हीकरण करके हटा दिया है। सिंचाई विभाग काशीपुर से एडीओ साहब आए थे और ये सारी की सारी एक तरफा कार्रवाई हुई है। जो दूसरी साइड की कार्रवाई होनी थी वहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया। और यहाँ सब कह रहे हैं जी दूसरी साइड की हमने एप्लीकेशन दी थी एडीएम साहब के लिए, तो साइड में इन्होंने। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत हरिद्वार में जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। रोशनाबाद स्थित खेल विभाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिले भर से खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपना हुनर दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय ट्रायल में शुक्रवार को बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। योजना के तहत अलग अलग आयु वर्ग में कुल 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें प्रोत्साहन के लिए मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। खिलाड़ी भी चयन के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये जितने भी ब्लॉक स्तर से नगर निगम नगर पालिका से जो बच्चे चयनित होकर आए हैं, क्वालिफाई होकर आए हैं, उन बच्चों का यहाँ पे आज ट्रायल चल रहा है। इसमें आज वॉलीबॉल, फुटबॉल, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस का आज ट्रायल चल रहा है। इनमें से जो बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन होगा। वो 200 बच्चे हमने टोटल लेने हैं सारे गेमों से, जिनको 2000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी और 10,000 रुपये एक मुफ्त धनराशि इनको उपकरण के लिए दिए जाएंगे। हमारा जो गेम है हमारा ताइक्वांडो गेम है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ट्रायल हो रहे हैं। हमारा पहले 800 मीटर हुआ, 800 के बाद हमारा उधर वो शटल रनिंग हुआ, फिर स्प्रिंट हुआ और अभी हमारा बॉल का हुआ। हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके उससे हमारे 2000 रुपये आएंगे और उससे हमें बहुत सहायता होगी कि जैसे हम अपना डाइट या कुछ भी हम अपना ले सकते हैं। और इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि रुड़की के डडेरा में बीती देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गोली लगने से युवक की मौके पर मौत हो चुकी थी। मृतक की जो पहचान है अमन के रूप में हुई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पक्ष का युवक पिछले 2-3 दिनों से अमन की रेकी कर रहा था। वारदात के समय अमन के साथ मौजूद एक अन्य युवक भी गोली लगने से घायल हुआ है, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों की भूमिका चिन्हित की है। आरोपी की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। उत्तराखंड में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र के अनुसार 9 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल शामिल है। जबकि अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बौछारें पड़ सकती हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश में कुल 85 सड़कें बंद है। इनमें 1 NH, BRO, 3 स्टेट हाईवे, 3 PWD और 73 PMGSY
सड़कें शामिल हैं। अब तक प्राकृतिक आपदाओं में कुल जो है 43 लोगों की मौत हो चुकी है, 46 लोग घायल हैं, एक व्यक्ति लापता दर्ज किया गया है। तो वहीं देहरादून मसूरी मार्ग के पानीवाला बांध पर अत्यधिक बारिश से पूर्व निर्मित दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही अग्रिम आदेश के लिए प्रतिबंधित कर दी है। लगातार सक्रिय मानसून के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, नदी नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना है। उत्तराखंड में 27 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा कोटद्वार विधानसभा में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। सम्मेलन में महिलाओं ने के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। लखपति दीदी अभियान महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल है। तो वहीं बात अब हरिद्वार की, जहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में 4 प्रवर्तन दलों ने प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की जांच की है। अभियान में कुल 551 यातायात और परिवहन संबंधी अभियोग यहाँ दर्ज किए गए हैं। इनमें बिना हेलमेट के 174 वाहन, गलत लेन में वाहन चलाने के लिए 49 और वाहन कर से जुड़े 48 मामले शामिल हैं। शराब पीकर ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और बिना परमिट फिटनेस वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया हमारी सभी प्रवर्तन दलों के द्वारा, जिसमें कि हमारे 2 सचल दल सम्मिलित थे, एक इंटरसेप्टर सम्मिलित था और एआरटीओ इन्फोर्समेंट जिनके नेतृत्व में अभियान चल रहा था वो भी इसमें सम्मिलित थी। तो इसमें लगभग 550 से ज़्यादा वाहनों के चालान किए गए और लगभग 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ सीज भी की गई। इसमें विशेष तौर पे ड्रिंक एंड ड्राइव और जो गाड़ियों से खतरनाक तरीके से सामान बाहर निकला रहता है उन पे विशेष ध्यान दिया गया और ये जो इस तरह की कार्रवाई है वो आगे भी चलती रहेगी। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में सीएम धामी का भव्य स्वागत। बंदीछोड़ ब्रह्मनिवास आश्रम में 51वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मेरे सपनों का उत्तराखंड अभियान को मिला जबरदस्त जन समर्थन। अभियान में 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने भेजे सुझाव। 140 श्रेष्ठ विचारों का होगा चयन। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। बोली कांग्रेस भाजपा के इशारों पर नहीं चलेगी, कांग्रेस नहीं गाएगी पूरा वंदे मातरम। रुड़की कावड़ पटरी पर 4 बाइकें भिड़ी, 3 की मौत। पहले तेज रफ्तार 2 वाहन टकराए, फिर 2 और चपेट में आई, 6 घायल और 1 गंभीर। उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से एनएच समेत 85 सड़कें बंद। आपदाओं में अब तक कुल 43 लोगों की मौत। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।